ग्रेविटेशन की पूरी सीरीज देख ली और उसका वन शॉट भी देख लिया, लेकिन तब भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। तो फिगर नॉट, मैं आपके लिए ले आया हूँ एनसीईआरटी के जितने भी सारे एग्जांपल्स हैं, क्लास 11th एनसीईआरटी के ग्रेविटेशन चैप्टर के जितने भी सारे एग्जांपल हैं उनका एक डिटेल्ड वीडियो। हर एक एग्जांपल को बहुत डिटेल समझेंगे। एंड आइए शुरू कर दें अपना ये प्यारा सा वीडियो। ये प्रॉब्लम 7.1, let the speed of the planet at perihelion p in figure 7.1a figure में लगा देते हैं, be vp and the sun planet distant sp be rp। relate rp और vp को हमने relate करना है किससे, corresponding quantities at the aphelion ra va, ठीक। rp और vp को हमें ra va से relate करना है। Will the planet take equal time to transfer BAC जो चाप है उसको ट्रांसफ़र करने में और CPB को। तो एक ध्यान से देखिए क्वेश्चन, मैं पहले इसका डायग्राम वो कर लेता हूँ, बना लेते हैं, फिर आप देखना। डायग्राम यहाँ बनाऊँ, आ जाएगा? ठीक है, 2 मिनट रुकना जरा, इसके अरेंजमेंट करो किसी को। जी, यहाँ भी ज़रा डायग्राम बना लेते हैं हम नॉर्मल सा। ये हमारा एलिप्स हो गया, एलिप्स में हमने यहाँ पे सन बना दिया, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये पी तो सन की तरह होगा, ये पी पॉइंट, ये ए पॉइंट, और ये नॉर्मली सेंटर है। सो अब आप यहाँ पे देखिए, हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि पेरिफेलन पे, यानी इस वाले पॉइंट पे, किस पे, पेरिहीलियन पे, पेरिहीलियन यानी पी पॉइंट पे हमें दे रखी है स्पीड कितनी दे रखी है, पहली बात रेडियस, हाँ रेडियस हमें दे रखा है, लेट्स से इस वाले पॉइंट पे, यहाँ से लेके यहाँ तक के पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ना पेरिफेलियन, और ये सन, इनकी दूरी है कितनी दे रखी है हमें, RP। वहीं पे वेलोसिटी जो दे रखी है, जो वेलोसिटी है इधर की तरफ घूम रहा हुआ, तो वेलोसिटी जो VP हमें दे रखा है वो जो वेलोसिटी दे रखी है वो VP दे रखी है। वहीं पे अगर इस वाले पॉइंट पे क्या नाम है इस वाले पॉइंट का, एफिलियन पॉइंट पे जो हमें रेडियस दे रखा है वो दे रखा है RA। वहीं पे इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है, जो वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है VA। सो अगर मैं इसे रिलेट करना चाहूँ तो कैसे रिलेट कर सकता हूँ, इसको सिंपल सा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा के रिलेट कर सकते हैं। तो आइए करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर लगाऊँ, यहाँ पर भी कंजर्व रहेगा, यहाँ पर भी कंजर्व रहेगा, मैं लगा क्यों रहा हूँ, क्योंकि सेंट्रल फोर्स है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ LA इज इक्वल्स टू LP, यानी MVLA क्या है, VA इंटू RA इक्वल्स टू MVP इंटू RP। यहाँ से मास तो सेम ही है, एक ही प्लेनेट की डिफरेंट पोजीशन देख रहे हैं हम, तो मास तो सेम ही है, मास से मास कटा, आया क्या, VA RA इक्वल्स टू VP RP। अब अगर मैं इसको थोड़ा अरेंज करूँ, VA VP को इधर ले आया मैं, और वहीं पे RP इधर ही है और RA को मैं इधर ले आया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉइंट क्या है, सन से ज़्यादा दूर है। अगर सन से ज़्यादा दूर है तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी, यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। तो हाँ जी, यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। तो ओवरऑल इस पूरे एक्सप्रेशन को किससे कम होगी, VP से। तो VP अगर क्वांटिटी ज़्यादा है और ये क्वांटिटी कम है तो ओवरऑल पूरा एक्सप्रेशन 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, तो यानी ये भी कम जाएगा। और ये एक्सप्रेशन जो पूरा है वो RP RA के बराबर है, तो यानी अगर ये एक्सप्रेशन कम है तो ये वाला एक्सप्रेशन भी कम जाएगा। तो यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं कि अब हमें कॉरस्पॉन्ड रिलेट करना है, तो यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं कि जो VA है, वेलोसिटी एट A
वेलोसिटी एट ए पॉइंट, या फिर हम वाइस वर्सा भी कर सकते थे, जैसे अभी तो मैंने वेलोसिटी से रिलेट करा, आप आरपी से भी रिलेट कर सकते थे कि आरपी यहाँ पे कम है और आर ए ज़्यादा है, तो सिंपली आरपी कम है और आर ए ज़्यादा है, ये बड़ी क्वांटिटी है, छोटी क्वांटिटी डिवाइड में तो 0 पॉइंट समथिंग में क्वांटिटी जाएगी, तो इसलिए ये जो पूरी एंटिटी है या फिर आप कह सकते हो जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन कम है, जो इसके इक्वल है तो ये भी पूरा एक्सप्रेशन कम होगा, सिंपल। सो वेलोसिटी एट ए जो वो कम होगा किसके, कम होगा वेलोसिटी ऑफ पी से, एंड सिमिलरली रेडियस जो पी है वो कम होगा आर ए से, यानी आर ए बड़ा होगा और वेलोसिटी एट पी बड़ी होगी। तो ये तो हमने कर लिया क्या कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी का रिलेट कर लिया, कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज़ को हमने रिलेट कर लिया है, ये आपका आंसर होगा, चेक कर लेना, ठीक। नाउ अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विल द प्लैनेट टेक इक्वल टाइम टू ट्रांसवर्स बी ए सी एंड सी पी बी। हमसे पूछा गया है, रेड कलर लेता हूँ, हमसे पूछा गया है कि सी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट, यहाँ से एक प्लैनेट जाएगा, ठीक है, और बी पॉइंट, पी पॉइंट, सी पॉइंट, यहाँ से एक प्लैनेट जाएगा, तो सी ए बी किस में ज़्यादा वक्त लगाएगा, ये पूछा है, टाइम फॉर सी ए बी एंड टाइम फॉर बी पी सी, बी पी सी। तो अब इसको रिलेट करने के लिए कह रहा है, क्या ये दोनों इक्वल टाइम पीरियड होंगे या फिर टाइम पीरियड इक्वल नहीं होंगे। तो आप यहाँ पे ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जो बी ए सी है, ये जो बी ए सी है, अगर मैं इसका रेडियस निकालूँ तो ये आर ए होगा, है ना। सिंपली अगर इस पूरे का नॉर्मली ये पूरा एरिया है एक, ठीक, ये हो गया बी ए सी का, यानी इतना एरिया सन से कवर करना पड़ेगा, ठीक, इतना एरिया उस लाइन को कवर करना पड़ेगा जो सन और आपका कह सकते हैं प्लैनेट को वो कर रही है, ज्वाइन कर रही है, और यहाँ पर जो लाइन ज्वाइन कर रही है प्लैनेट और सन को, उसको नॉर्मली इतना एरिया कवर करना पड़ेगा। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो अब आप मेरे को देख के बताइए कि कहीं से भी ये वाला एरिया इस एरिया के बराबर लग रहा है, नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। तो अब यहाँ पे हमने पढ़ा था कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वेप्ट करे जाएंगे, या फिर आप कह सकते हो कि इक्वल एरियाज जो हैं वो इक्वल टाइम पीरियड में स्वेप्ट करे जाएंगे, लेकिन यहाँ तो अनइक्वल एरियाज आ गए, यहाँ पे इक्वल एरिया है ही नहीं, अनइक्वल एरिया, तो सिंपली टाइम पीरियड भी इक्वल नहीं लगेगा, अनइक्वल होगा। तो टाइम पीरियड हमारा इक्वल नहीं होगा, ये हमसे पूछा था विल द प्लैनेट टेक इक्वल टाइम टू ट्रांसफर, हाँ, तो टाइम पीरियड इक्वल नहीं होगा। अब ये तो हो गया क्वेश्चन। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर और ऐड करें इसमें कि चलो अगर मान लिया इफ़ नो देन बताइए कि किस में ज़्यादा टाइम पीरियड लगेगा, इस वाले में ज़्यादा टाइम पीरियड लगेगा या इस वाले में ज़्यादा टाइम पीरियड लगेगा। तो आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पीरियड। तो इफ़ यहाँ पे लिखता हूँ, जो वी ए है वो किससे छोटा है, वी पी से, तो यानी वी यहाँ पे वेलोसिटी जो एक ही है वो एस पी लगा देते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे टाइम पीरियड जो लग रहा है वो टी पी, वो छोटा है किससे, एस ये एस ए है, सॉरी, वो एस पी और टी पी से छोटा है। तो अब यहाँ पे आप देखिए, मैं टी पी को इधर ले जा रहा हूँ, टी को इधर ले जा रहा हूँ, सिंपल इधर ही लिख देता हूँ, एस ए इंटू टी पी, एस पी इंटू टी है। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं कि जो टी पी है, यानी जो टाइम पीरियड लग रहा है पी में, जो टाइम पीरियड लग रहा है पी में, वो छोटा है किससे, टाइम पीरियड लग रहा है जो ए में, यानी यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं टी ए में। तो इसीलिए जो पी में यानी बी पी सी में जो भी टाइम पीरियड लग रहा है वो कम होगा, बी पी सी में जो भी टाइम पीरियड लग रहा है वो कम होगा सी बी ए से। तो यहीं पे हमारा 7.1 भी कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 7.2, एग्जाम्पल नंबर 7.2 कह रहा है 3 इक्वल मासेस ऑफ mkg ईच आर फिक्स्ड एट वर्टेक्स of an equilateral triangle ABC. What is the force acting on a mass 2m placed at the centroid
G of the triangle. B, what is the force if the mass at the vertex A is doubled? Take AG equals to BG equals to CG equals to 1 मीटर. तो आइए पहले इसका छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं. अभी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के बता दिया, बाकी आप करेक्ट समझ गएंगे तो क्वेश्चन हटा देते हैं. ठीक है. नाउ इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं. डायग्राम रेड से ही कर लेते हैं सारी चीज़ें, या ब्लैक से कर लेते हैं. कंपोनेंट वगैरह जो भी टूटेंगे वो हम रेड से बना लेंगे. 3 मासेस हैं इक्वल वेट के. ये एम और इक्विलेटरल ट्राइंगल. इसको प्रॉपर्ली बना देता हूँ मैं. हाँ जी, 3 मासेस हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्सेस पे लाई करते हैं. ठीक. और उन इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे, सेंटर वाले पॉइंट पे, यानी जहाँ पे सेंटर ऑफ मास सिचुएटेड होगा, उस पॉइंट को क्या कहा है? इस पॉइंट को कहा है जी. और उस पॉइंट पे एक मास है और वो मास का वजन क्या है? 2m. ठीक है. तो और ट्राइंगल आपको दिया हुआ है ABC. तो लेट ABC और इस पॉइंट, ये पॉइंट GM में दे रखा है. तो हमें बताना है कि नेट फोर्स, हमें बताना है क्या निकालना है हमें? नेट फोर्स ऑन 2m. 2m पे नेट फोर्स कितना लग रहा है ये हमें निकालना है. तो आइए निकालते हैं. एक बार कलर थोड़ा चेंज कर देंगे. हाँ जी. तो देखिए 2m पे एक मास, और मतलब ये वाला A वाला मास फोर्स लगाएगा, B वाला मास फोर्स लगाएगा, C वाला फोर्स लगाएगा. तो फोर्स ऑन G बाय A कितना रहेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगेगा. तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है? G m1 m2 बाय रेडियस का स्क्वायर. अब रेडियस क्या है? रेडियस हमें यहाँ पे दे रखा है कि AG CG GB आपको लेना है क्या? 1 मीटर देना है ना. हाँ जी, 1 मीटर. तो ये 1 का स्क्वायर 1, तो हम सिंपल लिख सकते हैं G. और m1 कितना है? m1 है m, और m2 कितना है? 2m. तो ये हो जाएगा G m स्क्वायर 2. कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं. नाउ ये हो गया फोर्स बाय A ऑन G. नाउ अब हम निकालेंगे फोर्स बाय B ऑन G. B ऑन G. अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ. डायरेक्शन का मैंने कोई अभी आप कह सकते हैं कोई अभी सल्यूशन वगैरह नहीं छेड़ा है. ठीक. डायरेक्शन के बारे में अभी छेड़ा नहीं है, या सीधा हम डायरेक्शन से ही छेड़ते हैं. देखिए ये ऐसे लग रहा होगा. लेट्स से ये हमने ले ली y एक्सिस और ये पॉजिटिव मान लिया, ये नेगेटिव y एक्सिस. वैसे ही ये नेगेटिव में x एक्सिस और ये पॉजिटिव में x एक्सिस हमने लेट कर लिया. ठीक है. तो MB, अब जो फोर्सेस हैं, जो फोर्सेस लग रहे हैं वो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ. फोर्स जो लगाएगा MB ऑन 2m, एक वो फोर्स, एक ये वाला फोर्स लगेगा, एक ये वाला फोर्स लगेगा. ठीक है जी. ठीक है. अब अगर मैं इस MB वाले के कंपोनेंट तोड़ूं तो ये कितना होगा? तो पहले ध्यान से देखिए आप, कंपोनेंट तोड़ने से पहले थोड़ा ब्लैक कलर से, अगर मैं इतने पार्ट को उठा लूँ, इतने पार्ट को अगर मैं उठा के थोड़ा मैग्नीफाई करूँ तो ये कैसा है? ये सिंपल ऐसा ही है. यहाँ पर G पॉइंट और यहाँ पे MB पॉइंट. ठीक है. ठीक है जी. यहाँ पर 2m वाला पॉइंट है और यहाँ पे MB वाला पॉइंट है, और यहाँ से ये पूरी लाइन जा रही है ये वाली, और यहाँ से ऊपर ये वाली लाइन जा रही है. समझ गए? अब ये पूरा कितना था? 60 डिग्री था. समझ रहे हो? ये पूरा कितना था? ये पूरा था 60 डिग्री. ठीक है. तो 60 डिग्री है, तो ये आधा कितना होगा? आधा हो जाएगा ये, आधा कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा 30 डिग्री. ठीक है. नाउ अगर मैं परपेंडिकुलरली देखूँ, ये 90, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा. ठीक है. क्योंकि 90 फिर देखिए यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर 90 है. अब 90 और तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 90 माइनस थीटा होना चाहिए. बिल्कुल होना चाहिए. नाउ
कंपोनेंट जब भी टूटते हैं वो दो एक्सिस में टूटते हैं और 90 डिग्री पे टूटते हैं, एक इस एक्सिस में टूटेगा और एक इस एक्सिस में टूटेगा। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो अगर ये थीटा, ये 90 और ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, ये भी थीटा होगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि सी बी, ये जो सी बी है लाइन, इसके परपेंडिकुलर कह रहा हूँ, परपेंडिकुलर ही कहते हैं ना, हाँ पैरेलल, सॉरी, ये सी बी है, सी बी के पैरेलल ही बनाई है ये वाला जो कंपोनेंट बनाया मैंने, और इनको ट्रांसवर्स कर रही है हमारी ये फोर्स वाली लाइन जो एम बी 2m पे लगा रही है। तो जो एंगल यहाँ पे बनेगा वही एंगल यहाँ पे भी बनेगा। समझ गए? ठीक है। क्या कहते हैं एंगल्स को, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ठीक, तो ये थीटा भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब आप मेरे को बताइए कि हमने करा क्यों, हमें ये जानना ही क्यों था कि यहाँ पे थीटा बन रहा है, कहाँ पे थीटा बन रहा है। हमें ये इसलिए जानना था ताकि हम ये पता लगा सके कि कॉस थीटा कहाँ पे लगेगा और साइन थीटा कहाँ पे लगेगा। क्योंकि कंपोनेंट जब भी, एक कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट जब भी टूटेगा, दो कंपोनेंट में टूटता है, एक कॉस थीटा, एक में साइन थीटा में, तो थीटा के पास वाला कौन सा होता है, कॉस थीटा या साइन थीटा? कॉस थीटा वाला होता है, तो कॉस थीटा वाला लगा लेते हैं। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा एफ बी जी कॉस थीटा, और ये वाला हो जाएगा एफ बी जी साइन थीटा। वैसे ही अब ये वाला कंपोनेंट भी टूटेगा, ये वाला कंपोनेंट भी इधर ही टूटेगा, तो ये हो जाएगा एफ सी जी साइन थीटा। इसका भी सिमिलर वही कैसे, यहाँ पे थीटा, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90 माइनस थीटा, तो इधर भी एक कंपोनेंट खुलेगा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। समझ गए? और यही जो कंपोनेंट है ये इधर भी यही जो फोर्सेस का एक कंपोनेंट इधर भी खुलेगा, तो वो हो जाएगा क्या, एफ सी जी क्या है, साइन थीटा। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम आई कैप और जे कैप लगाएंगे। आई कैप जे कैप कैसे लगा रहे हैं, ध्यान से देखिए। एक्स वाली जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं आई कैप। ठीक है जी। और वाई वाले को कहते हैं हम जे कैप। तो एफ जी तो पूरा ही जे कैप में था, लिख देते हैं जे कैप। अब एफ बी जी हम निकाल रहे हैं, बी जी अगर हम निकालें तो उसका आई कैप और जे कैप में दो अलग अलग निकलेंगे। तो पहले जे कैप वाला देख लेते हैं। जे कैप वाला कौन सा होगा, ये नीचे वाला होगा, तो माइनस में माइनस वाले में तो जा रहा है, माइनस वाई कंडीशन में तो है ये, है ना, माइनस में नीचे की तरफ ही तो जा रहा है एफ बी जी। तो एफ बी जी, अब एफ बी जी क्या होगा, एफ बी जी होगा जी पहला मास यानी m और दूसरा मास यानी 2m, तो ये हो जाएगा 2m स्क्वायर एंड देन डी स्क्वायर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो d है यानी d, बी जी का d कौन सा होगा, बी जी का d होगा बी जी। और बी जी कितना है हमें पहले दे रखा है, मैं गिवन में लिख भी देता हूँ कि ए जी इक्वल्स टू बी जी इज इक्वल्स टू सी जी इक्वल्स टू 1 मीटर। जैसा कि हमें बी जी 1 मीटर दे रखा है, तो 1 मीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 का 1 ही रहेगा। तो एफ बी जी में हम सबसे पहले जे कैप का ले लेते, जे कैप का ले लेते, तो एफ बी जी के साथ साइन थीटा है, तो साइन थीटा लगा दो। अब यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा हमारा 30 डिग्री होगा, सही बात। तो साइन थीटा क्या 30 डिग्री। नाउ ये माइनस में था क्योंकि जेड कैप में वाई एक्सिस आता है, और वाई एक्सिस ऊपर की तरफ प्लस लिया हमने और नीचे की तरफ नेगेटिव लिया है। अब चाहो तो ऐसा भी कर सकते थे कि ऊपर नेगेटिव ले लो और नीचे पॉजिटिव ले लो, आंसर आपका सेम ही आता। सो साइन 30 डिग्री। नाउ हाँ, साइन 30 डिग्री माइनस हो गया। अब ये हटा देते हैं क्योंकि नीचे कुछ बचा ही नहीं ना, डी स्क्वायर। अब ये हो गया। अब इसके बाद आप करो, ये आपने क्या निकाला, z कैप में निकाला, तो पहले इसको ब्रैकेट में बंद करके z कैप का घोषित कर दीजिए। इसके बाद अब एफ बी जी का हम आई कैप में निकालेंगे। एफ बी जी का आई कैप में पॉजिटिव वाले में है, तो पॉजिटिव वाले में हम क्या करेंगे, पहले एफ बी जी की वैल्यू रखेंगे, देन कॉस थीटा, तो रख देते हैं पॉजिटिव, पहले तो प्लस ही होगा, फिर उसके बाद ब्रैकेट में पॉजिटिव लिखना चाहो लिखो, ना लिखना चाहो मत लिखो, क्योंकि पॉजिटिव ही हो जाता है। तो एफ बी जी तो यही होगा 2gm स्क्वायर, सही बात, बिल्कुल सही बात, 2gm स्क्वायर। इसके बाद साइन 30 इधर है कॉस थीटा, तो थीटा क्या था 30, तो यह हो जाएगा कॉस कितना 30, वो भी कौन सा आई कैप में।
नाउ अब हम नेक्स्ट कंडीशन निकालेंगे। हमने फोर्स जो ए लगा रहा है जी पे वो निकाल लिया, फोर्स जो बी लगा रहा है जी पे वो निकाल लिया, फोर्स जो सी लगा रहा है जी पे वो निकाल रहे हैं। हाँ जी, तो अब यहाँ पे देखिए जो सी फोर्स लगा रहा है वो भी तो नीचे की डायरेक्शन में ही लगा रहा है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन जो है यानी जे कैप वाली जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव में। तो माइनस अब एफ सी यहाँ पर भी उतना ही होगा, जी m1 m2, m1 क्या था m और m2 क्या था 2m, तो 2m इंटू m 2m स्क्वायर अपॉन d, d1 है, और यानी हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं 2gm स्क्वायर। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब सी जी हो गया, अब सी जी के साथ साइन थीटा भी, तो साइन थीटा की जगह साइन 30 हम लगा लेते हैं। साइन 30 क्यों लगाया, क्योंकि थीटा हमारा यहाँ पे 30 है। थीटा अगर कुछ और होता तो जो वैल्यू होती वो हम रखते। ये किसमें, जे कैप में। वैसे ही अब हम करेंगे एफ सी जी किसमें, आई कैप में करेंगे। अब आई कैप इधर की तरफ खुल रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में खुल रहा है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में खोल देते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन 2gm स्क्वायर, ये हमारा वो किसकी वैल्यू, एफ सी जी की। अब साइन थीटा लगा लेते हैं। साइन थीटा इधर क्यों लगेगा, इधर तो कॉस थीटा लगेगा ना, गलत खोल दिया हमने कंपोनेंट, इधर कॉस थीटा लगता है क्योंकि थीटा के पास वाली चीज़ तो कॉस थीटा वाली लगती है। ठीक है, तो कॉस थीटा अगर हम लिखेंगे जे कैप, देन ये वाला जो होगा वो होगा आई कैप में। नाउ नेट फोर्स हमें क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स देखो मैं तो ऐसे लिखता हूँ एफ नेट, आपकी एनसीईआरटी में आपको ऐसे दे रखा है एफ आर, तो आप समझ जाना एफ आर मतलब एफ नेट की बात हो रही है। ठीक, मैं ऐसे ही लिखता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे बिल्कुल भी। जो हम बोल रहे हैं वही वेरिएबल हम लिखेंगे तो पेपर में करने की भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, सही करने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक, तो एफ नेट, अब देखिए एफ नेट में हम क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों का वेक्टर एडिशन कर लेंगे। वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, एक तो वेक्टर्स के फॉर्मूलाज होते हैं, कि फॉर्मूला होते हैं ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना ये वेक्टर में, एडिशन के लिए वेक्टर में। तो या तो ये लगा लो आप, है ना, ये लगाओगे इसमें तो भाई बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो, आप कोऑर्डिनेट में ही सॉल्व क्यों ना कर लो, कि z जैसे मान लो ये तो नॉर्मल हम फोर्स देख रहे हैं। अगर मान लो नॉर्मल 10th वाली मैथ पढ़े हम, 10th वाली मैथ में क्या होता था, एक कोऑर्डिनेट इधर होता था, एक कोऑर्डिनेट इधर होता था, है ना, एक कोऑर्डिनेट इधर होता था, एक कोऑर्डिनेट इधर होता था। तो हम एक्स एक्स वाले, अब अगर मेरे को इन दोनों कोऑर्डिनेट का रिजल्टेंट निकालना है तो एक्स एक्स वाले मैं कुछ प्लस कर लूँगा और वाई वाई वाले मैं कुछ प्लस कर लूँगा, तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट आएगा वो इनका रिजल्टेंट होगा। ऐसे ही तो करते हैं, तो वही हम कर रहे हैं। जेड एक्सेस, जो जेड एक्सेस कह रहा हूँ, जेड कैप वाले जो भी आपके पास वैल्यूज़ हैं उन्हें आप प्लस कर लो अलग से, और आई कैप वालों को प्लस कर लो एंड देन उन्हें प्लस में लिख देना है। आप कर क्या रहे हो, आप सिंपली कर रहे हो कि y और x की टर्म में, कोऑर्डिनेट के टर्म में ही आप आंसर निकालने की सोच रहे हो। तो देखते हैं क्या निकलता है। z कैप में आएगा अपना 2gm स्क्वायर। अभी देखिए ये भी है, ये भी है, तो अभी पूरा टोटल मैं z कैप नहीं लगा रहा हूँ, पहले ये लिखेंगे देन ये लिखेंगे देन पूरे पे z कैप लगा देंगे। अब साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, 1/2, तो 1/2 अगर मैं रखूँ 2 से 2 गया तो कितना बचा, gm स्क्वायर माइनस gm स्क्वायर, और यहाँ पर भी साइन 30 1/2 होगा तो 2 से 2 गया, यहाँ पर भी बचेगा माइनस gm स्क्वायर। ये पूरा हो जाएगा हमारा क्या, z कैप। देन पॉजिटिव मतलब डायरेक्शन प्लस ही कर रहे हैं हम। तो अब आई कैप को सॉल्व करते हैं। इधर तो आई कैप है नहीं, तो आप इधर ऐसे ले सकते हो कि 0 आई कैप, तो 0 देन प्लस cos 30 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो वो होती है √3/2, तो √3/2, तो 2 से 2 गया, कितना बचा, √3 gm स्क्वायर। अगेन यहाँ पर भी cos 30 की वैल्यू √3/2, तो 2 से 2 गया, यहाँ पे बचेगा माइनस √3 gm स्क्वायर, और ये पूरा किस में बंद हो जाएगा, आई कैप में। तो अब अगर आप एफ नेट निकालने की सोचो तो देखो ये माइनस ये एक वेरिएबल इनको प्लस करेंगे, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका माइनस 2gm स्क्वायर, ये आएगा। अब माइनस 2gm स्क्वायर और प्लस 2mg स्क्वायर 0, वैसे ये तो 0 है,
√3gm² माइनस √3gm² भी 0 हो जाएगा, तो यानी इस डायरेक्शन में भी 0 और इस डायरेक्शन में भी 0, तो यानी 0 j कैप और वैसे ही 0 i कैप। अब जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल 0। इससे भी एग्जामिनर समझ जाएगा कि 0 j कैप और 0 i कैप में आपका जो एफ नेट फोर्स लग रहा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो 2m है वो बैलेंस रहेगा, ये अपनी जगह से इधर उधर बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। ये जो इस पे 3 फोर्स लग रहे हैं ना, ये आपस में ही एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ले रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की इन्फ्लुएंस में आके 2m जो 2m वाला पार्टिकल है, जो g सेंट्रॉइड वाला पार्टिकल है, वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करेगा, वो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर में ही लाई करेगा। तो समझ गए, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ये तो हमने कर लिया पहला पार्ट, ये हमारा था, जस्ट वेट, ये हमारा था ए पार्ट। नाउ अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कह रहा है? बी पार्ट में कह रहा है कि अगर ये जो ए वाला पार्टिकल है इसका मास मैं डबल कर दूं, यानी m मास का मैं 2m कर दूं, यही कह रहा है। व्हाट इज द फोर्स इफ द मास एट वर्टेक्स इज डबल, यानी तब क्या फोर्स लगेगा जब मास एक जो है वो डबल हो जाएगा। तो अगर मैं इसका डबल कर लूँ तो डबल करने पे ये हो जाएगा 2m। तो अब वही सारी चीज़ें हम यहाँ पर भी लगा देंगे। अब जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे क्योंकि ये तो समझाने के लिए था, वरना चुटकियों में आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। करके देखें, देखते हैं। ये देखिए FGA क्या लगेगा, GM1 M2 d², GA से 2m इंटू 2m कितना हो जाएगा 4m², तो 4gm²। d तो हमारा भी नहीं था, d में थोड़ी कोई चेंज हुआ है। उसके साथ अब ये किस में था, j कैप में, तो लगा दो भाई। फिर FBG और FCG सेम ही रहने वाला है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मास हमने चेंज नहीं करा है, हमने सिर्फ यहाँ पे चेंज करा है। तो इसकी सीधा वैल्यूज ही ले लेते हैं हम। FBG की वैल्यू यही आ जाएगी, -2gm² साइन 30 डिग्री प्लस 2gm² cos 30 डिग्री। एक बार मैं देख लूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा, सॉरी ये आई कैप में है। एक बार मैं ये देख लूँ कैमरे के रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा। cos 30 इतना नहीं आ रहा ना, 2 मिनट रुकना, जस्ट मिनट। हाँ जी, ये हो गया FBG का। अब वैसे ही आप लिख सकते हो F किसका, CG का, -2gm² साइन 30 डिग्री z कैप प्लस, जस्ट वेट, ये तार भाई बहुत उलझती है। फिर इसके बाद -2gm² cos 30 डिग्री आई कैप। तो एफ नेट क्या निकलेगा हमारा, एफ नेट क्या निकलेगा, जरा मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ, रेड की इंक खत्म हो गई, इसमें इंक भरनी पड़ेगी। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट यहाँ पे हो जाएगा 4gm² देन -gm² देन -gm² z कैप प्लस 0 प्लस √3gm² -√3gm², एक इसमें आई कैप में चले जाएगा। ठीक है, ठीक। अब ये पूरा जगह 2 और 4gm² में से 2gm² गए तो कितना बचेगा, 2gm² ही बचेगा। तो एफ नेट आपका आ जाएगा, और ये पूरा तो कट ही जाएगा, तो एफ नेट आपका आ जाएगा 2gm² j कैप। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स में, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो इतना लग रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग ये इधर की तरफ मूव करता चले जाएगा। समझ गए? तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आते हैं। और कोई पार्ट है इधर? नहीं, ठीक है। तो हमने ए पार्ट कर लिया, बी पार्ट कर लिया। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर 7.3 कह रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल्स प्लेस्ड एट द वर्टिकल ऑफ, ठीक है, वर्टिकल ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड है, आल्सो ऑब्टेन द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं।
ये आपको स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर के चारों वर्टेक्स पे मास दे रखे हैं। क्या इक्वल मास है? फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, 4 पार्टिकल आर प्लेस्ड ऑन द वर्टेक्स ऑफ साइड। 4 पार्टिकल्स हाँ इक्वल मास के दे रखे हैं, लेट से m मास के दे रखे हैं हमको, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है आपको पूरे सिस्टम की। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? पहले आप इनको नाम दे दो, रेड कलर से नाम दे देते हैं। लेट से ये A, ये B, ये C और ये D। अब आपने रोटेशनल मोशन अगर कराओ तो आपको पता होगा, जब भी हम किसी वेलोसिटी, जैसे अगर किसी पार्टिकल की निकाल रहे हैं और एक पूरे सिस्टम की वेलोसिटी निकाल रहे हैं, और या फिर आप कह सकते हो किसी एक पार्टिकल का मास निकाल रहे हैं, किसी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, तो हम क्या करते थे? सारी चीज़ों को ऐड ऑन कर देते थे, है ना। वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे। हम किसी एक पार्टिकल का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल रहे हैं, हम चारों पार्टिकल यानी पूरे सिस्टम की हम क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं। तो चारों पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, देन आप कर सकते हो, उनको ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारी पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता दूँ, ये देखिए ये अलग है, पार्टीशन कर देते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए हमने पार्टीशन कर दिया और कुछ पोटेंशियल एनर्जी हमने लिखी है। पोटेंशियल एनर्जी ये कौन कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जो पूरे सिस्टम के इंटरनल एनर्जी कह रहा हूँ, सिस्टम के इंटरनली ये लग रही होंगी। जैसे ये जो A होगा, ये A और B के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी लग रही होगी, B और C के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी लग रही होगी, C और D के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी लग रही होगी। तो ऐसे हमें हर एक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो लेट्स से पहले हमें जो डेटा दे रखा है वो कंप्लीट लिख लेते हैं हम। साइड L है हमारे पास, ठीक है, साइड हमारे पास L है, ठीक। तो अब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ कहाँ लग रही होगी वो देखते हैं। A और B के बीच में लग रही होगी, तो मैंने लिख दिया UA और B, ऐसे लिख दिया मैंने, डिनोट करा है। B और A और C के बीच में लगेगी, ठीक है, लिख दिया। फिर उसके बाद AC के बीच में लगेगी, AD के बीच में लगेगी, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चे करते हैं कि सर A B के साथ लगा रहा है, AC के साथ लगा रहा है, AD के साथ लगा रहा है, चलो ठीक है मान लिया। तो अब B A के साथ लगाएगा, B C के साथ लगाएगा, B D के साथ लगाएगा, ये गलत हो जाएगा। आपकी डबल काउंटिंग हो गई है। कौन सी डबल काउंटिंग हुई है? ये वाली, कि A अगर B के साथ लगा रहा है और B A के साथ लगा रहा है तो वो सेम ही तो पोटेंशियल एनर्जी लगा रहे होंगे। ये दोनों पोटेंशियल एनर्जी कोई अलग अलग थोड़ी है, ये एक ही तो पोटेंशियल एनर्जी है, तो इनको आप डबल काउंट क्यों कर रहे हो? तो B जो A पे लगा रहा है और A जो B पे लगा रहा है वो हमने पहले काउंट कर रखा था। अब हम देखते हैं B जो C पे लगा रहा है और B जो D पे लगा रहा है। अब D पार्टिकल का देखते हैं, तो D का देखो C के साथ हो चुका है, यहाँ पर D का B के साथ भी हो चुका है और D का A के साथ भी हो चुका है। तो यही टोटल हमारी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लगनी है, ये यही होंगी वो। तो आइए इनका एक बार मैग्नीट्यूड भी ज्ञात कर लेते हैं। ज्ञात मतलब फाइंड कर लेते हैं, हिंदी भाई नहीं आती ना। तो देखिए ये माइनस में लगेंगी सारी। एम ई क्या है? यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट, सब में m है तो m स्क्वायर लगाते चलता हूँ मैं, क्योंकि मास ऑफ ऑब्जेक्ट A एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट B, या फिर मास ऑफ ऑब्जेक्ट A मास ऑफ ऑब्जेक्ट C, या फिर मास ऑफ ऑब्जेक्ट A मास ऑफ ऑब्जेक्ट D, सब m ही है, इक्वल मास है, तो m स्क्वायर में लिख देता हूँ। और अपॉन में अब आप देखिए इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? L है। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस थोड़ा टेढ़ा बन गया, इसे ठीक कर लेते हैं। हाँ जी, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? जैसे लेट से ये L और ये L, तो ये कितना होगा? ये होगा √2L। कैसे निकाला? पाइथागोरस थ्योरम ऑब्वियसली। L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो L स्क्वायर कितना होगा? 2L स्क्वायर AC स्क्वायर अंडर रूट बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा? AC आ जाएगा आपका √2 और L, ठीक। तो ये AC जो आपका होगा √2L होगा। तो नाउ इनका x क्या होगा? इनका x होगा सिंपल सा AB का x L। AC में देखें, A और C में देखें, तो AC में क्या माइनस G m स्क्वायर तो लगेगा ही, अपॉन में √2L लगेगा, ठीक है। क्योंकि इनके दोनों के बीच का डिफरेंस कह रहा हूँ, इनके दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो √2L ही है। अब A और D का देखें, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो L ही है, तो यही वाला सेम हो जाएगा माइनस G m स्क्वायर बाय L। B और C के बीच का भी वही माइनस G m स्क्वायर बाय L।
बी और डी अब यहाँ पे डायगनली है, डायगनली में आप देख लो -GM² / √2L। डिस्टेंस का फ़र्क पड़ जाता है बस, और इसी में बच्चा गलती करता है। बच्चे सोचता है कि यार सब में एल है ना बच्चे, ये तो पहली बात तो ये तो मैंने भाई बहुत ज़्यादा सोच लिया। बच्चे ये सोचता ही नहीं है कि डी और बी भी तो लगा रहा होगा, ए और सी भी तो लगा रहा होगा। बच्चे सोचते नहीं है, बच्चे सीधा सोचता है कि ए बी के साथ लगा रहा है, बी सी के साथ लगा रहा है, सी डी के साथ लगा रहा है, डी ए के साथ लगा रहा है, बस निकाल दी। लेकिन ऐसा नहीं होता, डी भी तो बी के साथ लगा रहा होगा, ए भी तो सी के साथ लगा रहा होगा, ऐसे होता है। आपको हर एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से मैच करना, और गिनती में आपको डबल काउंट नहीं करना है कि अगर ए बी के साथ लगा रहे हैं, बी ए के साथ लगा रहे हैं, आपको वो दो बार काउंट नहीं करना है, वो सिंगल ही है, उस सेम ही तो फोर्स है, वो सेम ही तो एनर्जी लग रही है। अब सी और डी का देख लेते हैं, ये भी एल ही है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं -GM²/L। अब जो नेट हमारी निकलेगी, यू नेट कह लो आप, या फिर आप यू ऑफ सिस्टम कह लो, वो क्या निकलेगी, वो निकलेगी इन सब की एडिशन। इन सब की एडिशन यानी यू ए बी प्लस यू ए सी प्लस यू ए डी या डी ए, यू बी सी प्लस यू बी डी प्लस यू सी डी। आ रही है? इस कैमरे की रेंज चेक करनी पड़ती है भाई। हाँ जी। नाउ अब आप यहाँ पे देखिए, मैं सारी वैल्यूज पुट करते चले जा रहा हूँ, इधर से पुट कर रहा हूँ। यू ए बी की क्या है, -GM²/L, ये L थोड़ा ठीक से लिखते हैं नीचे से L। अब यू ए सी क्या है, यू ए सी और यू बी डी इनको अलग रखते हैं, बाकी सारी चीज़ें लिखते हैं। कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो यानी ये कितनी बार हो जाएंगे, -4। सही बात, क्योंकि देखो बेसिक प्लस ही तो करा है। अगर इस पूरे को तुम x मान लो तो -x -4x होगा। वहीं पे अगर आप इसको y मान लो तो -y, और -y कितना हो जाएगा, -2y। 2y कितना है आपका, GM²/√2L। अब इनकी गणित लगा लो आप, इनमें कुछ कॉमन निकाल सकते हो तो कॉमन निकाल लो, वरना तो वैसे ही सॉल्व करना चाहो तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। √2 दोनों में, पहले तो इसे ही रैशनलाइज आप करना चाहो तो कर सकते हो, इस वाली एक्सप्रेशन को आप रैशनलाइज करना चाहो तो कर सकते हो। √2 नीचे मल्टीप्लाई कर दो, √2 पर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा -4 GM²/L। अब या फिर यहाँ पे 2 है ना, और यहाँ पे √2 है, तो यहाँ से यहीं काटते हैं सीधा, ये हो गया √2 GM²/L। अब √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू आप सब भी जानते हो 1.4 होती है, तो 1.4 और यहाँ पे 4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 5.4 GM²/L माइनस लगाना मत भूलना। ये आपका आ जाएगा टोटल जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या फिर सिंपल आप पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की निकालना चाहते हो। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये तो हो गया पार्ट ए, नहीं एक ही पार्ट है, एक ही पार्ट में दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, पहला पार्ट स्टार मार्क कर देते हैं। दूसरा पार्ट पूछा गया है कि अगर एक मास मान लो यहाँ पर रखा हुआ है, अब आप सेंटर पे रखा हुआ है, अब आप इसकी वो निकालिए, क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाले। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालनी है आपको सिर्फ पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा, एंड अगेन लेट से इसको हम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं O। तो A और C कितना था, √2/L, तो A और O कितना होगा, AO होगा हमारा √2L/2। सही बात। तो अगेन यहाँ पे AO लगा रहा होगा, DO लगा रहा होगा, CO लगा रहा होगा, BO लगा रहा होगा, और कोई तो फोर्स लग नहीं रहा होगा। तो सिंपल सी बात, अगर मैं एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अगर मैं निकालूं, अभी देखो मैं रफली कर रहा हूं, या फिर चलो करते हैं फॉर्मेट में ही करते हैं। यहाँ पे हल्का सा पार्टीशन कर दिया है। ये दूसरा पार्ट चालू हो रहा है क्वेश्चन का। दूसरे पार्ट में क्या है, दूसरे पार्ट में अब सीधा मैं निकाल रहा हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो लग रहा होगा A और O के बीच में, वो कितना लग रहा हूँ, -GME। अब O का निकालना है। अब आप यहाँ पे देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो हम लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं, इसको हम स्टेशनरी मान रहे हैं,
और ए को इसकी तरफ ला रहे हैं, बी को इसकी तरफ ला रहे हैं, सी को इसकी तरफ ला रहे हैं और डी को इसकी तरफ ला रहे हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट को हम कहीं से उठा के कहीं की तरफ ला रहे हैं, मतलब इन्फिनिटी से उठा के किसी एक्स पॉइंट पे हम ले जा रहे हैं, तो उसी के पर मास यूनिट पर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की पर यूनिट पर ही हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, तो हम ए का ही मास लेंगे इधर। तो ए का मास कितना है? ए का मास सिंपल सा m है, अपॉन में इनके बीच का जो वो है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा √2l/2, जो कि टोटल हो जाता है, ये ऊपर चले जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा थोड़ा, Gm/√2l, और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा √2/Gm/l। नाउ यहाँ पे 4 पोटेंशियल लग रहे हैं, 4 पोटेंशियल लग रहे हैं यहाँ पे, एक AO, एक BO, एक CO और एक DO। तो अगर मैं ये कहूँ कि BO पोटेंशियल BO पोटेंशियल एट CO, पोटेंशियल एट DO एंड पोटेंशियल एट AO, ये दोनों, ये सारी की सारी इक्वल है, तो कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मास सबका सेम है। और क्योंकि वेरी, देखिए आप खुद देखिए ना, फॉर्मूले में वेरी क्या करेगा? फॉर्मूले में तो मास वेरी करेगा या एक्स वेरी करेगा, जी तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो मास तो सबका सेम है और सबका डिस्टेंस भी ओ से सेम ही है, तो यानी ये सारी वैल्यूज़ भी सेम ही आएंगी। तो अब हमें क्या करना है? नेट निकालना है। हमें क्या करना है? वी नेट निकालना है, हमें पोटेंशियल नेट निकालना है, या फिर आप कह सकते हो पोटेंशियल एट सेंटर निकालना है। पोटेंशियल एट सेंटर निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? वो इन सब का प्लस कर देंगे। और अगर मैं कहूँ कि x + x + x + x = 4x, तो कोई गलती वाली बात कर दी मैंने? बिल्कुल नहीं। तो वैसे ही अगर मैं इन सभी को प्लस करूँ, इसको x मान लूँ और 4x लिखूँ, तो यानी 4 × x क्या माना है? x हमने ये माना है, तो इंटू -√2, माइनस इधर लगा देते हैं, Gm/l। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर है 7.4। 2 uniform solid sphere of equal radii r, but masses m and 4m have a center to center separation 6r as shown in figure 7.10। 7.10 हमें फिगर दे रखी है। The two spheres are held fixed. A projectile of mass m is projected from the surface of sphere of mass m directed toward the center of second sphere। एक मास लिया है m मास का, जो m वाला जो होता है ना गोला, m वाला गोला कह लो या फिर आप कह लो प्लैनेट है, क्या है? स्फेयर है ना। तो m वाले स्फेयर से जो 4m वाले स्फेयर की तरफ फेंका गया है। ठीक, तो अब आपको एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर दिया है फॉर द मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल सो डैट इट रीच द सरफेस ऑफ सेकेंड स्फेयर। यानी आपको v ज्ञात करना है, आपको वेलोसिटी बतानी है। एंड अगेन ये बड़ा भी नहीं होगा, ये छोटा भी होगा। आपको v ज्ञात करना है, आपको v फाइंड करना है कि कितने वेलोसिटी से मैं फेंकूँ, कितनी वेलोसिटी से m के सरफेस से कितनी वेलोसिटी से फेंकूँ, जो 4m वाला प्लैनेट है वो उसे खींच ले। तो देखिए, जो आपको पहले ये दे रखी है इमेज, वो हम बना लेते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं, उसके बाद अपना करते रहेंगे। ये 4m वाला है, ये m वाला है, और ये 4m वाला मास है। ठीक, यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये m वाला और ये 4m वाला। एंड टू एंड जो सेपरेशन है, एंड टू एंड कह रहा हूँ, सेंटर टू सेंटर जो सेपरेशन है वो आपको दे रखा है 6r। कितना दे रखा है? 6r, बड़ा वाला r है। जैसे आप एक और आपको एडवाइस दूं, जब न्यूमेरिकल्स करते समय आप हमेशा ना जो चीज़ें, जो वेरिएबल्स यूज़ करे गए हैं क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में यूज़ करा था 6 और कैपिटल R यूज़ करा था, तो कैपिटल R ही लें, स्मॉल r लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फिर और भी, क्योंकि अब देखिए आपके क्वेश्चन में ही एक और छोटा वाला r है, एक n आपको पॉइंट दे रखा है, आपको एक n पॉइंट दे रखा है और उसकी दूरी m वाले मास से बताई गई है r। तो अगर आप यहाँ पर छोटा r ले लोगे तो आप समझोगे कि ये r है तो इसका 6 गुना है। आप ये चीज़ एज्यूम कर सकते हो। ठीक, तो फिर लेकिन एज्यूम करना नहीं है हमें तो भाई प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए। तो जो वेरिएबल है हम वही रखेंगे, तो
चांसेस कम हो जाते हैं क्वेश्चन गलत होने के। ना अपना जल्दी से फिगर कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे एक बॉडी है m मास की, उसे मैं ज़रा रेड कलर से बना लेता हूँ क्योंकि काफ़ी पॉइंट्स भी उसी साइज़ के बन रहे हैं ना काफ़ी ज़रा। तो ये हमारी बॉडी है, कितने मास की, स्मॉल m। प्रोजेक्टाइल करी गई है v वेलोसिटी से, और ये हमारा रेडियस है r और पॉइंट दे रखा है, ये c पॉइंट दे रखा है, इसका भी रेडियस r ही है, और ये हमारा 4n दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, चाहे इस पॉइंट पे एक वेलोसिटी हो, है ना, चाहे इस पॉइंट पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी इस मास की, जो सरफेस m वाले मास के सरफेस पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी पार्टिकल की, या फिर आप कह सकते हो इस बॉडी की, वही मैकेनिकल एनर्जी यहाँ n पर भी होगी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहती है ना। आप पढ़ के आए हो उस वाले चैप्टर में, एनर्जी वाले चैप्टर में, काइनेटिक एनर्जी वाले चैप्टर में, कि जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे होगी वही यहाँ पर भी होगी। ठीक, तो आप ये लिख सकते हो ई, इसे आप ले लो ई इनिशियल और इसे ले लो ई फाइनल, दो आपकी इक्वेशन बनेगी और देन उसे इक्वेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ई इनिशियल क्या होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, अब कौन कौन सी मैकेनिकल एनर्जी लग रही होगी, एक सिंपल पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लगाएं, तो पोटेंशियल एनर्जी अब यहाँ पे दो तरफ से आ रही होगी, एक ये वाला मास लगाएगा इस पे पोटेंशियल एनर्जी, और एक ये वाला मास भी लगाएगा, एंड देन काइनेटिक एनर्जी v वेलोसिटी से फेंका गया है वो लगा देंगे। ठीक है तो देखिए, अब पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें, पोटेंशियल एनर्जी ये मास कितना लगा रहा होगा, ये मास, फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, फॉर्मूला सिंपल होता है g माइनस जी, मास जो लगा रहा है, तो मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट, मास ऑफ बी ऑब्जेक्ट, अपॉन में जो भी उनके बीच की दूरी है x, तो g माइनस जी, m में कितना है, m में आपका m है बड़ा M कैपिटल M, और m भी कितना है, m भी आपका है छोटा m स्मॉल m, और x यानी इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी सरफेस पर ही है, तो अगर ये आ रहा है तो ये भी तो आ रही होगा, ये भी तो आ रही होगा, सेंटर टू सेंटर ना भी जाती है ना दूरी, तो ये भी आ रही होगा, तो कैपिटल आ रहा है ना। ठीक है, नाउ अब n के लिए दूरी देख रहे हैं हम, n के लिए g का तो g रहेगा बड़ा वाला, n के लिए नहीं, इस देखिए पोटेंशियल एनर्जी दो लगेगी, एक इस वाले मास ने तो लगा दी जो हमने देख लिया इधर, और एक ये वाला मास लगेगा, तो इस वाले मास के लिए पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हैं, g का g लगेगा m में क्या होगा, इस वाले मास, ये वाला मास, तो ये हो जाएगा 4 कैपिटल M है, फिर मास ऑफ बॉडी m ही है स्मॉल m, और इनके बीच की दूरी यानी x क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी। अब आप देखिए ये पूरा कितना था 6r, तो 6r में से अगर यहाँ से यहाँ तक 6r है और मेरे को इधर तक फाइंड करना है, इधर से लेके इधर तक फाइंड करना है। ठीक, तो कितने होगी ये दूरी होगी 6r में से एक r गया तो कितना बचा 5r गया, तो 5r इनकी दूरी है। काइनेटिक एनर्जी आप सबको पता है हाफ m और फिर v स्क्वायर, v यानी वेलोसिटी तो v होगी ना, वेलोसिटी से फेंका गया है v यानी स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी होगी एनर्जी जो आपकी इनिशियल थी, टोटल एनर्जी। अगर हम ई फाइनल की बात करें देखिए अभी ये थोड़ा जो क्वेश्चन है ये लेंथी जाएगा, तो इसमें 2 स्लाइड भी लग सकती हैं, तो आप चाहो तो इस सारी की चीज़ें साथ के साथ नोट भी कर सकते हो। तो ई फाइनल हम एन पॉइंट की देख रहे हैं। अब आप सोचोगे सर ये एन पॉइंट है क्या, इसका कहीं क्वेश्चन में जिक्र नहीं है लेकिन फिगर में है, तो समझ नहीं आ रहा एन पॉइंट क्या है। तो देखिए एक आपको ये बात ध्यान से समझनी होगी कि ये कंसेप्ट अपने दिमाग से लगाना कि जब ये वेलोसिटी से फेंका जाएगा तो कोई ऐसी वेलोसिटी आएगी जो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स को पार कर जाएगी, या फिर आप कह सकते हो एक मास जब ये फेंका जाएगा, तो जब फेंका गया है तो इस पर 2 फोर्स आ रहे हैं, एक इधर से ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है और एक इधर से ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है। अब इसकी वैल्यूज़ भी पुट कर लेते हैं कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे होंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या फॉर्मूला था, g
मास ऑफ बॉडी ए मास ऑफ बॉडी बी प्रोडक्ट ऑफ बोथ मासेस अपॉन में डी स्क्वायर। तो अगर हम देखें इस पॉइंट के लिए ये वाला मास कितना लगा रहा होगा, तो देखिए कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जब इनका देखिए रेडियस बढ़ता चले जा रहा है घटता चले जा रहा है, तो डी स्क्वायर बढ़ता घटता चले जा रहा है, तो यानी डी स्क्वायर वेरिएबल है। तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जब इसकी ग्रेविटी और इसकी ग्रेविटी ये जो फोर्स लगाने ये दूसरे को कैंसिल कर देंगी और जो हमारा पार्टिकल है वो रेस्ट पे आ जाएगा, वी इसका जीरो हो जाएगा, वो न्यूट्रल पॉइंट पे चले जाएगा, यानी एन पॉइंट पे चले जाएगा। तो वहीं की हमें दे रखी है। तो अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी ई फाइनल की निकाले यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तब भी इस पॉइंट पे भी ये भी लगा रहा होगा ये भी लगा रहा होगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वी जीरो हो गया है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस पॉइंट पे माइनस जी। अब अगेन एम में क्या है, एम में इस पॉइंट के लिए देख रहे हैं तो एम, फिर उसके बाद अपना छोटा एम और एक्स स्क्वायर क्या एक्स आएगा, सॉरी एक्स आएगा, तो एक्स कितना है अपना स्मॉल आर। ठीक, फिर माइनस में दूसरे वाली की भी जी एंड देन 4m स्मॉल m, ये दोनों मासेस का प्रोडक्ट हो गया। अब x अगर हम देखें तो n और r के बीच में कितनी दूरी है, अब आप यहाँ पे देखिए n और r के बीच में कितनी दूरी है, 6r माइनस r की दूरी है। तो लिख देते हैं यहाँ पे 6r माइनस r की दूरी है और काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे मासेस, काफ़ी सारे वेरिएबल्स आ गए हैं। एक स्मॉल एम भी आ गया, ये वाले भी आ गए है ना, स्मॉल एम आ गया, कैपिटल एम आ गया, स्मॉल आर आ गया और स्मॉल आर आ गया, कैपिटल आर भी आ गया है ना। हमें क्या करना है, वी के टर्म में सिंपलेस्ट चीज़ चाहिए। तो सिंपलेस्ट चीज़ के लिए अब हम दोबारा जाएंगे अपने न्यूट्रल पॉइंट की तरफ। न्यूट्रल पॉइंट पे हमने देखा था चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले में आता है डी स्क्वायर, यानी कुछ अगर इधर की तरफ से ये फोर्स लगा रहा था तो आर का कुछ स्क्वायर आएगा और इधर की तरफ से 6r माइनस आर का कुछ स्क्वायर आएगा। ठीक, तो उनको रिलेट करके हम आर की वैल्यू इस वाले आर के टर्म में ला सकते हैं और देन उस वाले आर की टर्म में लाकर यहाँ पे पुट कर देंगे और हम फिर इन्हें कंपेयर कर देंगे इन दोनों एनर्जीज़ को, इन दोनों टोटल मैकेनिकल एनर्जीज़ को, और हमारा वी की एक्सप्रेशन भी डिराइव हो जाएगी। तो आइए करते हैं। तो एन पॉइंट के लिए अगर मैं देखूं इधर की तरफ फोर्स क्या लगेगा, जी दोनों मासेस का प्रोडक्ट यानी बड़ा एम इंटू स्मॉल एम, डी का स्क्वायर यानी इस आर का स्क्वायर। देन इस वाले पॉइंट के लिए देखूं ये जो एन पॉइंट पे ये वाला फोर्स भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, तो वो लगेगा जी दोनों मासेस का प्रोडक्ट यानी 4m स्क्वायर, 4m स्क्वायर क्यों कर रहा हूँ, 4m एंड कैपिटल स्मॉल m, देन 6r माइनस आर, 6r माइनस आर, इन दोनों मासेस के बीच का अगर मैं डिफरेंस देखूँ क्या होगा, 6r माइनस आर का स्क्वायर आता है फॉर्मूले में। ठीक है, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसे फॉर्मूले आपको लिखने के लिए बताए हैं, कहीं कंफ्यूज मत हो जाने इनमें। तो यहाँ से हमको पता लगता है, देखिए इन इक्वेशंस को जरा नाम दे देते हैं। इक्वेशन 1 ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, तो यहाँ से आपको पता लगता है ये तो मैंने इधर ही बना दिया है, आपको दिखाना पड़ेगा इधर बना के कि टेकिंग एन एज द फ्री बॉडी डायग्राम एंड देन परफॉर्मिंग एन इक्वेशंस वगैरह जो भी आप लिखना चाहो लिखना। तो हमें यहाँ से पता लगता है कि जो जी एम बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी 4 अगेन बाय 6r। अब ये 6r बड़ा वाला था, ये इनमें भाई आप भी कंफ्यूज होंगे और इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अभी अगर मान लो मैं छोटा आर लेके ही सॉल्व कर देता, इसे तो भाई हो जाता कल्याण हमारा। ठीक, तो देखिए अब जी से जी कटा, ठीक, एम से एम कटा, इस वाले एम से ये कटा, आया क्या आंसर, 6 कैपिटल आर माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r का स्क्वायर। अब इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन करते हैं या रहने दें, या ओपन आप करना चाहो तो कर सकते हो,
लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पर भी इसको स्क्वायर में बना सकता हूँ, 2r का होल स्क्वायर, 6r माइनस r का स्क्वायर। ठीक, तो अगर मैं अंडर रूट बोथ साइड कर दूँ, अगर मैं अंडर रूट बोथ साइड कर दूँ तो मेरा क्या आएगा, दो इक्वेशन आ सकती हैं, एक पॉजिटिव में आएगी, एक नेगेटिव में आएगी। हम पॉजिटिव को कंसीडर करके चलते हैं, नेगेटिव में हम r का नेगेटिव में डिस्टेंस थोड़ी निकलता है, तो हम पॉजिटिव को लेके कंसीडर करके चलते हैं। तो 6r माइनस r इज इक्वल्स टू 2r। ठीक है, एक तो ये वाली कंडीशन होगी। तो देखिए अब ये वो कंडीशन है जब हमने इन दोनों को अंडर रूट होगा, इन दोनों का अगर मान लो अंडर रूट करते हैं, अंडर रूट बोथ साइड, तो दो कंडीशन आएंगे। एक पॉजिटिव में कंडीशन, रूट हमेशा दो कंडीशन देता है, एक पॉजिटिव में देता है, एक नेगेटिव में देता है। हम पॉजिटिव वाली लेट करके चल रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव में हमें डिस्टेंस नेगेटिव में कहाँ निकालेंगे। ये चीज़ मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ, ये चीज़ मैं थोड़ा शॉर्टकट में कर रहा हूँ। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, अगर कोई भी ऐसा रूट वाला केस फंसता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि डिस्टेंस हम नेगेटिव में कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए पॉजिटिव कंसीडर करके हम चल रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 6r इज इक्वल्स टू, r उधर गया, कितना बना 3r, 3 से 3 गया तो r इक्वल्स टू 2r। ये हमारा बन गया एक प्यारा सा रिलेशन। इसको जरा ब्लैक में हाईलाइट कर देते हैं। ठीक, तो अब अपने इस वाले आर के रिलेशन को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अगर इक्वेशन ना मान के एक दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, उसको मानेंगे अपनी फाइनल इक्वेशन। माइनस जी एम आर की जगह क्या रख सकता हूँ, आर की जगह रख सकता हूँ मैं 2r, रख देते हैं 2r माइनस जी 4m 6r में अगर मान लो 2r गए तो बचे कितने 4r। तो अगर इसका मैं रेसिप्रोकल करना चाहूँ तो 4 से, देखो 4 से 4 गया। ठीक, एक और चीज़, यहाँ पर 2r है और यहाँ पर 4r है, तो अगर ये 2r बन गया तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगे। लाइक फ्रैक्शन में मैथमेटिकल ऑपरेशन करना ज़्यादा इजी हो जाता है। तो इसीलिए अगर 4 से 4 ना काट के सिर्फ मैं 2 काटूँ, तो यानी यहाँ पर भी क्या है, एक 2 बचेगा और यहाँ पर भी एक 2 बचेगा ना। ये दोनों लाइक फ्रैक्शन बन गए। अब इनको हम ऐड कर देते हैं, ये जगह 2gmm और ये जगह gmm, तो ये बन जाएगा -3gmm अपॉन 2r। ये हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। नाउ इक्वेटिंग ध्यान से देखना, इक्वेटिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, इक्वेटिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अब मेरे को जरा ये वाला रेंज भी चाहिए होगा। नाउ कैमरे की रेंज को बढ़ाते हुए अपनी इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं। तो देखिए अब हमारे पास ये बोर्ड भी आ गया है, तो चलिए करते हैं इसका थोड़ा इस्तेमाल। अब अगर ये 5r है और ये r है, तो देखिए मैं एक काम कर सकता हूँ कि इधर भी 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, ताकि ये लाइक फ्रैक्शन बन जाए और हम इजीली मैथमेटिकल अपने ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे ये 5r एंड यहाँ पे ये भी 5 हो गया, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यानी इक्वेटिंग कर रहे हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये हमारा हो गया था -9gmm by 5r प्लस हाफ mv² इज इक्वल्स टू -3gmm by 2r। ठीक है जी, ठीक है। अब ये जो gmm वाले हैं वो थोड़ा इधर ले जा रहा हूँ और हाफ m वाले को इधर ले जा रहा हूँ। ध्यान से देखना, -9gmm अपॉन 5r, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, कर देते हैं 3gmm by 2r और उधर कर देते हैं -12 mv²। -1 बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये चीज़ बड़ी है और यहाँ पर भी माइनस का साइन है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये चीज़, ये जो ये वाला एक्सप्रेशन है, ये जो ये वाला टर्म है, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर बड़ा टर्म पॉजिटिव हो जाए तो छोटा टर्म नेगेटिव होता है, तो फाइनल आंसर हमारा पॉजिटिव में आता है और वही हमें चाहिए। और ये भी चीज़ पॉजिटिव में हो जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 9gmm by 5r -3gmm by 2r इज इक्वल्स टू हाफ mv²। अब g जो चीज़ कॉमन है उन्हें कॉमन ले लेते हैं।
देखिए आप G/m/r अंदर क्या बचा 9/5 माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू हाफ mv²। m से m गया, बचा क्या, g बचा, m बचा, r बचा, और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 2 इधर गया, 5 इधर गया, 9 2 18 एंड 5 3 15, 18 माइनस 15 अपॉन 5 2 10। यहाँ पे बचा था G/m/r और यहाँ का 2 मैं इधर ले जा रहा हूँ। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे बचा सिर्फ वेलोसिटी का स्क्वायर। अब जब फाइनल एक्सप्रेशन हमारी आ जाएगी उसका स्क्वायर हटा के यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे और वही हमारी एक्सप्रेशन डिराइव हो जाएगी। 18 में से 15 गए, 3 बचे, यहाँ पे 5 था तो हो जाएगा 3/5 G/m/r इक्वल्स टू v और अंडर रूट हम इधर लगा देते हैं। नाउ दिस was the whole, this is the final एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी। अगर जिस वेलोसिटी से हम इस वेलोसिटी से, अगर इस एक्सप्रेशन की वेलोसिटी से हम फेंकेंगे तो वो पक्का इस वाले प्लेनेट पे जाके, या फिर आप कह सकते हैं स्फीयर पे जाके गिरेगा ही गिरेगा पार्टिकल। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 7.5। द प्लेनेट मास हैज 2 मून्स, फोबोस एंड डेलमोस। पहला पार्ट दे रखा है, फोबोस हैज पीरियड, पहले देख लेते हैं, जो हमें डाटा गिवन है वो लिखते चले जाते हैं। पहले हमें दे रखा है कि फोबोस के पास जो टाइम पीरियड है वो कितना है 7 आवर 39 मिनट। ठीक है जी। फिर उसके बाद एंड एन ऑर्बिटल रेडियस, रेडियस हमें दे रखा है यानी आर दे रखा है हमें 9.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर्स। देन उसके बाद और कुछ नहीं, हमसे पूछा है आप मास निकालिए किसका, मार्स का। ये हमें वैल्यूज़ दे रखी है फोबोस की। तो जैसा कि हमें पता है कि हमें यहाँ पे निकालना है, हमें यहाँ पे लगाना है टी वाला फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाना है। अब आप यहाँ पे देखिए स्क्वायर, ये जो अंडर रूट है इसको हटाने के चक्कर में, मतलब इसके चक्कर में ना फंसने के लिए मैं टी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूँ सीधा। टी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा 4π² इंटू आर ई को हटा के मैं सिंपल आर लिखूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, आर ई का स्क्वायर, एच यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है, और अगेन जी और एम ई की जगह सिंपल एम रखूँ। यहाँ पे हमें निकालना क्या है एम, तो एम के टर्म में रख लेते हैं 4π² आर क्यूब है, वैसे ये क्यूब अपॉन में जी टी स्क्वायर। तो अब वैल्यूज़ रखते जाएंगे। 4 पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू स्क्वायर। 7 आर को अगर हम मिनट में करेंगे तो हमारे पास कुछ मिनट आएंगे, और अगर 39 मिनट हमारे पास आए तो इन दोनों मिनट्स को प्लस करके हमारा सिंपल आएगा कितना 459 मिनट्स इंटू 60 कर देंगे तो वो आ जाएगा सेकेंड। ये वैल्यू जो मैंने अभी 459 निकाली वो मैंने पहले से ही कैलकुलेटर से निकाल रखी थी। ठीक है, तो 459 वैल्यू 459 आपके मिनट्स आ गए तो 60 कर दो कि सेकंड आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, और उसको लेके चलना, उसको सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे 459 में भी पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा दिया और इसको कर देंगे 6, ये हो जाएगा 1000। तो अब 10 की पावर्स हमारे पास कुछ आ गई हैं, तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। रेडियस क्या है हमें दे रखा है किलोमीटर्स में हम नहीं लेते, कोई भी आपको पता ही है कि आप टाइम हमेशा सेकंड में लेते हो, और रेडियस जो होता है मतलब डिस्टेंस होता है या किलोमीटर वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें आप मीटर में लेते हो, है ना। ये आपको पता है जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। तो 9.4 इंटू 10⁻³ था, 10⁻³ से और मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻6 मीटर। नाउ अब रेडियस आप लगा लो 9.4 का क्यूब इंटू में 10⁻6 का भी क्यूब होगा तो हो जाएगी 10⁻18 अपॉन में। अब टी स्क्वायर देख लेते हैं, टी स्क्वायर क्या है 4.59 का स्क्वायर इंटू 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10⁻3, 10⁻3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 10⁻6, तो 10⁻6
इंटू 10 की पावर -11। ये मैंने कहाँ से लिखा, ये मैंने जी की वैल्यू लगाई है। जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 यहाँ पे, यानी यहाँ पे 6.67 भी आएगा इंटू 10 की पावर -11। अगर 10 की पावर्स को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो देखिए 18 + 11 कितना हो जाएगा 28। 28 - 6 कितना हो जाएगा 28 नहीं 29। 28 - 6 23 हो जाएगा। तो जितनी भी मेरे पास वैल्यू आएगी 4 × 3.1414 का स्क्वायर इंटू 9.43 इंटू 10 की पावर कितना आ गया यहाँ पे 23 अपॉन में 4.59 का स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर इंटू 6.67। अब आप चाहो तो इस वैल्यू को कैलकुलेटर में आप चेक कर सकते हो। ये वैल्यू आपकी आएगी 6.48। ये जो जितनी भी ये पूरी वैल्यू है ये पूरी आएगी 6.48। वैसे तो वैल्यू आएगी 6.475, लेकिन 5 है और उधर 7 है। तो जब भी हमने 5 के टर्म्स में हमने राउंड ऑफ निकालना सीखा है चैप्टर नंबर 1 में कि जब भी 5 के पहले अगर इवन नंबर है तो 5 हट जाता है और इवन का इवन ही रहता है, उसमें कोई भी +1 नहीं होता। लेकिन अगर ऑड होता है, जैसे कि यहाँ पे 6.475 था तो 5 के पहले ऑड था 7, तो +1 हो जाएगा। और 6.48 इंटू 10 टू द पावर 23 किस में kg में आपका आ जाएगा मास ऑफ मार्स। तो हाँ जी, ये आपका निकल गया आंसर। ये आपका निकल गया क्या आंसर। नाउ हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ये तो निकल गया पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमसे पूछा गया है कि अज्यूम दैट द अर्थ एंड मास मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। अज्यूम का सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड अ सन, ठीक है। विद अ मार्टियन ऑर्बिट, मतलब मार्स का ऑर्बिट बता रहा है सन से, बीइंग 1.5 टाइम द ऑर्बिट ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ के जितना ऑर्बिट है उससे 1.52 टाइम्स है। तो अब पूछा है मार्टियन ईयर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ मार्टियन ईयर। मार्टियन ईयर की लेंथ पूछ रहे हैं, मार्टियन ईयर की लेंथ पूछ रहे हैं इन डे। नाउ फर्स्ट पार्ट को इरेज करने के बाद सेकंड पार्ट के लिए जो डेटा हमें रिक्वायर्ड है वो लिख लेते हैं। जो हमें दिया हुआ है कि सिंपल सा हमें दिया हुआ है REM। EM का मतलब समझ रहे हो आप, अर्थ मास लिख रहा हूँ क्या, RMS का मतलब समझ रहे हो, मार्स और सन के बीच का जो दूरी है वो हमें दे रखी है। वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 1.52 इंटू RES। ES क्या है, अर्थ और सन की दूरी। ये हमें दूरियां दे रखी हैं, ठीक। बस इसी एक चीज़ से ही हमें क्या करना है, हमें निकालना है टाइम पीरियड ऑफ मार्स, वो भी किस में, इन डेज में। तो ठीक है, हम निकाल देते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 2 वैल्यूज़ दिए हैं, 2 रेडियस दिए हैं और टाइम पीरियड भी आपसे पूछा है। तो टाइम पीरियड का अगर हम फॉर्मूला लगाएं, उसमें रिलेशन बैठाएं, रिलेशन कैसे बैठाते हैं, डिवाइड करके, ठीक। डिवाइड करके अगर रिलेशन बैठाएं तो टाइम पीरियड बाय टाइम पीरियड एंड देन रिलेशन बाय रेडियस बाय रेडियस, यानी R बाय R, तो एक रिलेशन बैठ जाएगा। अब चेक करें, टाइम ऑफ अर्थ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मैं ये लिख सकता हूँ 4π²। REH की जगह मैं ये लिख सकता हूँ RES, तो RES का क्यूब अपॉन में GME। अब ME की जगह मैं MS लिखूँगा यहाँ पे, मास ऑफ सन ऑब्वियसली। और उसी के साथ टाइम पीरियड ऑफ मास कितना होगा, टाइम पीरियड ऑफ मार्स का जो स्क्वायर है वो कितना होगा, वो भी 4π²। RES की जगह यहाँ पे आ जाएगा MS, मास और सन की दूरी का क्यूब, और G मास ऑफ सन। अब अगर मैं इसे डिवाइड में लूँ, यानी T का स्क्वायर डिवाइडेड बाय TM का स्क्वायर, तो इक्वल्स टू वाली भी चीज़ें डिवाइड में आ जाएंगी, समझ रहे हो ना। ये मैंने रिलेशन बिठाया है। तो
4 पाई से 4 पाई कटेगा, GMS से GMS कटेगा, बचेगा क्या, बचेंगी ये चीज़ें, टी ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी एम का स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या आएगा, इक्वल्स टू में आएगा आपका आर ई एस का क्यूब अपॉन में RMS का क्यूब। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं RMS की वैल्यू हम ये लिख सकते हैं 1.52 इंटू RES, तो लिख देते हैं। अब अगर मैं 1.52 RES की RMS की जगह 1.52 RES लिखूँगा मैं, तो दोनों पे क्यूब जाएगा, 1.52 पे भी जाएगा और RES पे भी जाएगा, तो उनको अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ मैं कि 1.52 का क्यूब इंटू में RES का क्यूब ऐसे लिख सकता हूँ। तो लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा, RES का क्यूब ऊपर है ही है, नीचे में 1.52 का क्यूब इंटू में RES का क्यूब लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो RES क्यूब से RES का क्यूब चले जाएगा, 1.52 का क्यूब बचा और यहाँ पे ये वैल्यूज़ बची हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ MS निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ मार्स इधर लगा रहा हूँ मैं, और यानी टाइम पीरियड ऑफ मार्स का जो स्क्वायर है वो मैं इधर ले जा रहा हूँ और 1.52 का क्यूब इधर ले आ रहा हूँ। टाइम पीरियड ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई करने, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.52 का क्या जस्ट वेट 1.52 का क्यूब। तो और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा तो मेरे पास टाइम पीरियड ऑफ मार्स आ जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ मार्स कितना आएगा, हमें फॉर्चुनेटली पता है कि जो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ होता है इन डेज़ वो हमारा होता है 365 डेज़। तो एक साल में 365 डेज़ होते हैं, तो 365 का स्क्वायर इंटू 1.52 का क्यूब का क्या स्क्वायर रूट, तो टाइम पीरियड ऑफ मास कितना आएगा। अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से या जैसे भी आपकी मन करे, है ना, तो यही वैल्यू आपकी आएगी। तो 684 अब किस में आएगी, वैसे तो ये वैल्यू नहीं आएगी, आपकी वैल्यू आएगी 684.003। अब 00 की जगह हम डेज़ में लिख रहे हैं तो प्रॉपर हमें वैल्यूज़ चाहिए होंगी। अब ऐसे थोड़ी लिखेंगे आधा दिन, तो सिंपल ऐसे 684 डेज़ हमारा आपका आ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ, हाँ जी, टाइम पीरियड ऑफ क्या, मार्स। तो टाइम पीरियड ऑफ मार्स निकालते ही हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। अभी देखिए वीडियो के बीच में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से 7.6 जो पूरा क्वेश्चन था वो मैंने तो सॉल्व कर दिया था, पर आपके कैमरा जी ने उसे रिकॉर्ड नहीं करा। तो यहीं पे मैंने क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन देख लो, आप पढ़ लो, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। वेइंग द अर्थ, आपको ये फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है और आपको 2 डिफरेंट तरीके से अर्थ का मास निकालना है। तो आपको जी दिया हुआ है, तो मास ऑफ जी के फॉर्मूला आपको पता है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ बाय RE का स्क्वायर, और इससे आप मास ऑफ अर्थ का एक फॉर्मूला बना सकते हो और वैल्यूज़ रख के आप वैल्यू मास ऑफ अर्थ की निकाल सकते हो। वैसे ही अब दूसरी तरीके से कैसे निकालेंगे, दूसरी तरीके से आप मून के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा दो और आप RE प्लस H की जगह यहाँ पे लोगे रेडियस ऑफ अर्थ और मून, यानी अर्थ और मून के बीच की जो दूरी है वो आप लोगे, उसका क्यूब कर दोगे और ME का ME रहेगा, एंड देन उसकी सारी वैल्यूज़ उस पूरे की सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो आप रख कर सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आएगा। अब कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक 6.01 एक 5.8, तो मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ देखो इसको थोड़ा और ध्यान से देखें, यहाँ पे 10 की पावर 24 है, यहाँ पे भी 10 की पावर 24 है, तो अंतर कितने का है 0.2 का, यानी 1% से भी कम का अंतर है। तो इतना अंतर कैलकुलेशन में चल जाता है, एरर आने के चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 7.8, A 400 kg satellite, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, is in a circular orbit of radius 2 RE about the earth. How much energy is required to transfer it to a circular orbit of radius 4 RE? What are the changes in the kinetic and potential energy? अलर्ट, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं एक ही साथ एक क्वेश्चन में, तो पहले हम वैल्यूज़ लिखते हैं एंड देन सॉल्व करेंगे। हमें ये पूरा बोर्ड भी चाहिए होगा तो हल्की सी पहले रेंज बढ़ा लेते हैं, देन उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड की रेंज बढ़ाने के बाद अब आप देखिए, मैंने गिवन डाटा भी लिख लिया है आपके लिए। ये देखिए आपको दिया हुआ है मास ऑफ सैटेलाइट 400 किलो, फिर जो इनिशियल जो ऑर्बिट था उसका रेडियस आपको 2 RE दिया था, देन 2 RE से सैटेलाइट को रखा गया है किस रेडियस पे 4 RE पे। देन आपसे डेल्टा E पूछा है कि एनर्जी का चेंज कितना आएगा, या फिर आपसे
इस अलग शब्दों में जो क्वेश्चन में पूछा है कि कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, रिक्वायर्ड पड़ेगी कि 2E से 4E पर अपना सैटेलाइट चले जाए। और आपसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज कितना आएगा, वो भी आपको बताना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे करते हैं। फिर यहाँ पे हमें डेल्टा ई निकालना है। तो डेल्टा ई निकालने के लिए हमें दो एनर्जी चाहिए होंगी, एक ई इनिशियल और एक ई फाइनल। अब ई इनिशियल किससे निकालेंगे? ई इनिशियल निकालेंगे हम आर इनिशियल से, और ई फाइनल निकालेंगे हम आपका आर फाइनल से। ठीक, तो इनिशियल का फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल सा फॉर्मूला होगा माइनस, अब अभी हमने निकाला है, माइनस जी एम ई बाय एम अपॉन में 2 RE प्लस एच, यही है फॉर्मूला। ठीक, अब RE प्लस एच हमारा यहाँ पर है आर इनिशियल, तो 2 RE रख दो इधर, माइनस जी एम ई जो जी एम ई इंटू एम अपॉन, अगर यहाँ पे 2 RE और 2 RE इधर भी है तो 4 RE हो जाएगा ये। देन ई फाइनल निकालो, ई फाइनल में भी सेम फॉर्मूला ही लगेगा, माइनस जी एम ई बाई एम 2 RE प्लस एच। ठीक है, नाउ इसकी वैल्यूज पुट कर दो, जी एम ई एम, आर फाइनल क्या है? आर फाइनल हमारा है 4 RE, तो 4 RE से अगर हम करेंगे तो 4 इंटू 2 8 RE हो जाएगा। एंड अगेन डेल्टा, हमें तो ई निकालना है डेल्टा ई, तो डेल्टा ई कितना होगा? ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, यही होता है डेल्टा ई। तो ई फाइनल क्या था हमारा? ई फाइनल था जी एम ई इंटू एम 8 RE, और फिर ये वैल्यू इधर देखो, इधर माइनस है तो माइनस, देन ब्रैकेट में अगेन ये वाली वैल्यू रख देंगे, माइनस जी एम ई बाई 4 RE, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसे यहीं पे प्लस कर देते हैं, सिंपल। ठीक, माइनस माइनस वो प्लस हो गया। नाउ यहाँ पर 8 RE है और यहाँ पर 4 RE है, तो इसको लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब हम इसे और सॉल्व कर सकते हैं। अब ये लेट से x है तो 2x प्लस माइनस एक्स, मतलब माइनस एक्स प्लस 2x कितना हो जाएगा? x ही बचेगा। तो सिंपल से यहाँ पे जी एम ई एम बाय 8 RE बचेगा, है ना? यही बचेगा ना। देखो ये 2 GM एम ई से अगर मैं एक GM एम ई हटा दूँ तो एक ही GM एम ई बचेगा, और नीचे तो 8 RE हमारा था ही, तो ये निकल गया हमारा डेल्टा ई। अब हमसे कोई भी ऐसे नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन में हमें वैल्यू एग्जैक्ट दी गई है, एग्जैक्ट वैल्यूज़ दी गई हैं, तो हमें एग्जैक्ट आंसर निकालना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर हमें तो मास ऑफ अर्थ पता नहीं है ना, हमें ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमने याद नहीं करी। देखो याद तो होनी चाहिए, कुछ डेटा ऐसा है जो आपको याद रहना चाहिए, जैसे रेडियस ऑफ अर्थ 100 किलोमीटर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10 की पावर -11, मास ऑफ अर्थ चाहो तो याद रखो, चाहो तो ना याद रखो, लेकिन होना चाहिए। और ये मास तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे देगा। अब अगर मान लो आपको याद नहीं है, या फिर आपको याद है लेकिन तब भी आप सोच रहे हो यार इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करें, तो उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो। आपको पता है जी किसके बराबर होता है? जी यहाँ पे किसका लगा रहा हूँ? अर्थ, वो भी सरफेस में। जी होता है जी एम ई बाय आर ई का स्क्वायर, तो जी आर ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम ई। अब आप बोलोगे सर हम मास ऑफ अर्थ ही रख रहे थे, आर ई का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अरे तो भाइयों यहाँ पे देखो ना, जी आर ई स्क्वायर अगर मैं इधर रखूँगा तो आर ई स्क्वायर से आर ई स्क्वायर, ये आर ई कट नहीं जाएगा, तो एक आर ई तो बचा। तो सिंपल सा ये आपका आ जाएगा, अगर इसको इधर रखूँगा तो ये आ जाएगा जी आर ई एम बाई 8। ठीक है, अब वैल्यूज़ आप रख के सॉल्व कर सकते हो। वैल्यूज़ आप रखोगे 9.8, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, किलोमीटर्स में था मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 10 की पावर 6 आ गए, है ना। 6 पॉइंट कितना होता है 6400 किलोमीटर्स, तो 1000 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6400 में से क्या बोलते हैं 6.4 मैंने बचाया और 1000 ले लिया, और 1000 पहले से था तो उसको भी मल्टीप्लाई करके 10 की पावर 6 हो गया। देन अब आता है आपका मास। मास क्या है आपका 400 किलो, तो 4 इंटू 10 की पावर 2 रख दो, क्योंकि 10 की पावर से अभी हमें खेलेंगे।
ये देखिए ये कटा कितने पे, 2 पर, 4 से 8 2 पे गया, और ये कटा अपना 3.2 पर। अब अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे एंड यस, चलो ठीक है, ठीक, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 31.36। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो, और 10 की पावर कितनी आएगी 6, और +2 कितना होता है 8 जूल्स। अगर और इसे अच्छे से लिखना चाहो तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा ई, कितना आ रहा है आपका। अब आप देखिए ये पॉइंट अगर मैं इधर ले जा रहा हूँ तो अब बताइए पावर प्लस में होगी या माइनस में होगी। अब काफ़ी बच्चों को पता होगा कि प्लस में जाएगी पावर, है ना, 10 की पावर 9 हो जाएगी, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि 31 को मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरे को लिखना है 3.13, तो 31.36 बड़ा है या 3.13, ऑफकोर्स सी बात है ये बड़ा है, तो मैं बड़े एक वैल्यू को छोटा कर रहा हूँ तो दूसरी वाली जो मल्टीप्लाई में वैल्यू उसे बड़ा करना पड़ेगा। तो इसको अगर बड़ा करूँगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर 9। आप ऐसे दिमाग पेपर में दिमाग लगा सकते हो कि अगर आपको जैसे नहीं पता लग रहा कि यार पॉइंट इधर मल्टीप्लाई इधर जाता है तो क्या होता है, या फिर इधर जाता है तो 10 की पावर बढ़ती है घटती है, तो आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो कि छोटे को अगर मैं बड़ा कर रहा हूँ तो इसको मैं छोटे को बड़ी डिजिट को अगर मैं बड़े टर्म को अगर मैं छोटा कर रहा हूँ तो इस 10 की पावर को मैं बढ़ाऊँगा। और अगर मान लो मैं ये पॉइंट इधर ले जाता है ऐसे 313.6 तो 10 की पावर घट जाती, 10 की पावर 7 हो जाती, सिंपल। ये आपका आता है जूल में। तो हमारी एनर्जी निकल गई है, हमारी डेल्टा एनर्जी निकल गई है, यानी अगर मैं इस सैटेलाइट पे 3.13 इंटू 10⁹ जूल की एनर्जी लगाऊंगा तो इसका रेडियस जो है, मतलब ये जो ऑर्बिट पे लेगा ये अर्थ से 4 आरी गुना दूर, मतलब 4 आरी हाइट पे रिवॉल्व करेगा। अब आप देखिए ये तो आपका हो गया डेल्टा ई। अब आपसे डेल्टा पी भी पूछा है, डेल्टा के भी पूछा है। तो अब आप सब जानते ही हैं कि डेल्टा ई जो होता है, डेल्टा ई जो होता है वो डेल्टा ई जो होता है वो हाफ होता है पी के, यानी पी अगर मैं कहूँ ट्वाइस होता है टोटल एनर्जी के। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ पी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ट्वाइस होगा इसका। ट्वाइस अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा 6.26 इंटू 10 की पावर 9 जूल, ठीक है। और अब पोटेंशियल एनर्जी निकल गई, और हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी डेल्टा ई के जस्ट बराबर होती है, लेकिन बस माइनस का साइन आ जाता है। तो माइनस का साइन हम इधर भेज देते हैं और ई की जगह तो हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, -3.13 इंटू 10 की पावर 9 जूल। अब एनसीईआरटी में ने जो पोटेंशियल एनर्जी वाला आंसर है ये माइनस में दे रखा है, लेकिन वो गलत है। अभी आपको बताता हूँ, 2 रीज़न बताऊँगा कि क्यों गलत है। पहले इसको ज़रा मार्क कर लेते हैं। तो वो देखो रीज़न, देखो पहला रीज़न तो एक तो अगर मान लो मैं माइनस में रखूँ पोटेंशियल एनर्जी, अगर वो माइनस में है तो ये एनर्जी भी माइनस में होनी चाहिए थी, जो हमारी आ नहीं रही है, लेकिन हमने तो सही सॉल्व करा है और एनसीईआरटी में भी यही निकल रही है। तो एक तो इसलिए आंसर एनसीईआरटी का गलत है। और एक और चीज़ आपको पता होगा कि टोटल एनर्जी जो होती है, या कहानी को यहाँ पर लिख देते हैं, टोटल एनर्जी जो होती है वो सिंपली काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का ही तो सम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमारी ये है, -3.13 इंटू 10⁻9 जूल, और प्लस में पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है, और टोटल एनर्जी भी हमने निकाली थी, कितनी है 3.13 इंटू 10⁻9 जूल। तो ये एक्सप्रेशन किस में है, माइनस में, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अगेन वही 3.13 और यहाँ पे 10 की पावर 9 ये प्लस हो जाएंगे। तो 2 से वही मल्टीप्लाई एंड देन अगेन पोटेंशियल एनर्जी प्लस में 6.26 इंटू 10 की पावर 9 जूल हमारी आएगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ। और
जितने भी सारे फॉर्मूलेज हैं, जितने भी सारे ये एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, ये टॉपिक भी आपको बढ़िया से समझ आ गया होगा। और इसी के साथ आपके क्लास 11 ग्रेविटेशनल एनसीईआरटी के हर एक एग्जाम्पल, जिन्हें आप इंटेक्स क्वेश्चन भी कहते हो, वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप पता ही है सब क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। बाकी मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।